गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रासरण, इस पर चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप निश्चित ही प्रासरण टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेंगे। और प्रासरण जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स प्रासरण यानी ओस्मोसिस पर। तो प्रासरण जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ यानी ओस्मोस का अर्थ है धकेलना। और प्रासरण की जो क्रिया है उसको सबसे पहले किसने देखा था? एप्वेनोलेट ने देखा था। अब प्रासरण जो है उसकी क्रिया को समझने के लिए भी प्रासरण है क्या, तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने ये एक बड़ा सा पात्र लिया और उस पात्र के बीचों बीच ये एक झिल्ली लगा दी गई है। इस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके कारण ये पात्र दो भागों में बंट चुका है। अब इस पात्र के जो बाएं भाग में मैंने भर दिया शर्करा का विलयन यानी चीनी का विलयन, और दाएं भाग में मैंने भर दिया शुद्ध जल। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने दो भिन्न सांद्रता के विलयन हो चुके हैं। इस वाले विलयन की सांद्रता अधिक है और इस तरफ वाले विलयन की यानी दाईं तरफ जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है, बाईं तरफ के विलयन की सांद्रता ज्यादा है। तो यदि हम बात करें बाईं तरफ के विलयन की तो वो है शर्करा का विलयन, और दाईं तरफ जो भरा हुआ है वो है विलायक यानी शुद्ध जल। तो यदि हम बाएं भाग में विलयन की सांद्रता देखें तो बाएं भाग में विलयन की सांद्रता अधिक है, क्योंकि विलयन की सांद्रता का मतलब विलय की मात्रा से होता है। तो इस तरह वाले जो भाग में यानी ये जो बायां भाग है इसमें चीनी का घोल है, तो हम कहेंगे कि ये विलयन जो है अधिक सांद्र है। और दाएं भाग में केवल जल है तो उसकी सांद्रता कम है, बाएं भाग की सांद्रता अधिक है। और इसी प्रकार यदि हम इस शर्करा के विलयन में विलायक की सांद्रता देखें इस भाग की तुलना में, शुद्ध जल वाले भाग की तुलना में, तो शर्करा विलयन में जो विलायक है वो कम मात्रा में है, जबकि शुद्ध जल इस वाले भाग में विलायक क्या है उसकी तुलना में अधिक मात्रा में है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये डायग्राम ढंग से समझ लिया तो निश्चित ही आज आप प्रासरण जो है उसकी क्रिया को समझ लेंगे और उसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं, वो भी जान लेंगे। तो चलते हैं अब प्रासरण की परिभाषा पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु, विलायक का मतलब जैसे जल के अणु, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। निम्न सांद्रता वाला विलयन यानी ये जो दायां भाग था जिसमें केवल विलायक है उस विलयन की सांद्रता क्या है? कम है। और ये जो शर्करा का विलयन है इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। तो हम ये कहेंगे कि विलायक के अणु, विलायक के जो अणु हैं वो क्या करेंगे? निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर गमन करेंगे। यानी ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं, तो विलायक के अणु क्या करेंगे? दाएं भाग से यानी शुद्ध जल वाले भाग से शर्करा विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर इस प्रकार से गमन करेंगे। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? इस घटना को बोलेंगे हम प्रासरण। यानी जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रासरण यानी ओस्मोसिस। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम प्रासरण की एक और परिभाषा भी बता सकते हैं। पहली जो परिभाषा हमने दी है वो विलायक के अणु की निम्न सांद्रता विलयन से उच्च सांद्रता विलयन की ओर गमन करने के हिसाब से दी है।
अब जो दूसरी परिभाषा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें परिभाषा लगभग सेम सी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ये देखिए इस भाग में विलायक के अणुओं की मात्रा ज्यादा है और इधर क्या है? कम है। तो कहने का मतलब विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाएंगे। तो इस घटना को भी हम क्या बोलेंगे? प्रासरण बोलेंगे। तो प्रासरण की ये दो डेफिनेशन है, आप इन दोनों में से कोई भी एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। अब चलते हैं प्रासरण दाब पर। तो जो प्रासरण की क्रिया होती है, तो प्रासरण की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला दाब जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब, यानी ओस्मोटिक प्रेशर। अब दैनिक जीवन में हम प्रासरण क्रिया के कौन कौन से उदाहरण देखते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर 1, सूखे मटर या सूखे चनों को जल में भिगोने पर उनका फूल जाना। इसी प्रकार मुरझाए हुए फूलों को या मुरझाई हुई सब्जियों को ताजे जल में रखने पर उनका ताजा हो जाना। कच्चे आम के टुकड़ों को नमकीन जल से भिगोकर सुखाने पर उनका सिकुड़ जाना, यानी जो कैरी होती है, कच्चा आम होता है, जब हम उसका अचार बनाते हैं तो कच्चे आम के टुकड़ों को हम नमक के घोल से लेपित कर धूप में सुखाते हैं और फिर धीरे देखते हैं कि वो कच्चे आम के टुकड़े क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो वो घटना प्रासरण की क्रिया होती है। इसके बाद 4 नंबर उदाहरण है, नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाओं का सिकुड़ जाना और इसी प्रकार ताजे जल में रखने पर रुधिर कोशिकाओं का फूल जाना। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5 उदाहरण है ये प्रासरण क्रिया के हैं और इनमें से निश्चित ही 1 या 2 एग्जाम्पल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली और उसके प्रकार और उदाहरणों को देखते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु निकल सकते हैं, विलेय के नहीं। उस झिल्ली को क्या बोला जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बात करें कि एसपीएम जो है उसमें से विलायक के अणु ही निकल सकते हैं, विलेय के क्यों नहीं? क्योंकि एसपीएम जो होती है वो एक सतत शीट के समान होती है जिसमें अति सूक्ष्म छिद्र का एक नेटवर्क होता है और वो जो अति सूक्ष्म छिद्र है उनका आकार जो है वो लगभग विलायक के जो कण है उनके आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसके कारण विलायक के कण तो उसमें से निकल जाते हैं, लेकिन विलेय के कणों से वो बहुत छोटा होता है, तो विलेय के कण उसमें से नहीं निकल सकते। इसलिए एसपीएम में से विलायक के कण ही गुजर सकते हैं, विलेय के नहीं। अब हम जान लेते हैं एसपीएम जो है वो कितने टाइप की होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक यानी नेचुरल, और दूसरी है संश्लेषित यानी कृत्रिम। तो प्राकृतिक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली ये सुअर के ब्लैडर से निर्मित होती है या पोर्चमेंट से। पोर्चमेंट का मतलब बकरी है, भेड़ है या कोई अन्य जानवर है उसकी स्किन से। इसके अलावा संश्लेषित जो एसपीएम होती है ये कॉपर फेरोसाइनाइड, इसी प्रकार पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिनोल या सेलोफेन या सेलुलोज एसीटेट, इनसे निर्मित होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रासरण की क्रिया क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उस क्रिया को किसने पहले देखा, और प्रासरण जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है, और प्रासरण क्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसके अलावा हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो नए यूजर्स हैं मेरे इस चैनल पर वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने वांछित टॉपिक
जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है और जो टॉपिक आप क्लियर करना चाहते हैं वहां से वो टॉपिक आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।